नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो नंबर 5 जो हिंदी वाली वीडियो थी उसका पार्ट 3 है। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मेरी वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि तबीयत डाउन होने की वजह से मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा है, कंफर्टेबल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। इससे पहले कि हम आगे की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में भी वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं और अभी तक मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। इसका लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला सवाल। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा, कोलन वर्गीकरण में रिक्तकारी विधि एम्प्टिंग डिवाइस किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंक्ति में गाम्यता, यानी कि ऑप्शन बी। इंग्लिश में से बोलेंगे टू इंक्रीज दी कैपेसिटी ऑफ एन एरे। ठीक है। इसमें जो एम्प्टिंग डिवाइस होता है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोलन क्लासिफिकेशन में एम्प्टिंग डिवाइस जो है वो जेड को माना जाता है, और डीडीसी के अंदर 9 जो नंबर है उसको एम्प्टिंग डिवाइस माना गया है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सीसी के अनुसार, कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार, किसी भी विषय में अधिक से अधिक कितने पक्ष, कितने फेसेट्स हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के मैक्सिमम? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। सीसी के पक्ष अनुक्रम फेसेट सीक्वेंस के सिद्धांत में कितने, फेसेट सीक्वेंस के सिद्धांत संख्या में कितने हैं? तो इसका भी आंसर सेम है, इसमें भी 5 हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीसी के मुख्य वर्ग साहित्य लिटरेचर के पक्ष सूत्र P2 क्या प्रदर्शित करता है? सो P2 क्या प्रदर्शित करता है? P2 प्रदर्शित करता है पर्सन फेसेट, यानी कि रूप पक्ष। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीसी में किस विषय का केंद्रीय बिंदु सेंट्रल कोर, अगला सवाल देखते हैं। सीसी में किसी विषय का केंद्रीय बिंदु सेंट्रल कोर क्या होता है? तो कोलन क्लासिफिकेशन में किसी भी विषय का जो सेंट्रल कोर है वो पर्सनैलिटी है, यानी कि व्यक्तित्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायोगिक वर्गीकरण को विधि सम्मत मेथोडोलॉजिकल कौन बनाता है? सो प्रायोगिक वर्गीकरण को मेथोडोलॉजिकल कौन बनाता है? इसको बनाता है अभिधारणात्मक उपागम, यानी कि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो विषयों के मध्य जब पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर विषयी संबंध, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य वर्ग मनोविज्ञान एस में प्रणाली सिस्टम के वर्गांक निर्मित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सो जो मेन क्लास साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, यानी कि सीसी का उसमें कोड होता है एस से शुरू। तो इसमें जो सिस्टम के वर्ग, इसके सिस्टम के वर्गांक निर्मित करने के लिए किस विधि का प्रयोग होगा? तो जो मनोविज्ञान है उसके लिए जो प्रोसेस होगा वो होगा क्रोनोलॉजिकल मेथड, यानी कि कालक्रम विधि। सामान्य एकल एम कहाँ प्रयुक्त होता है? अगला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा स्पेस फेसेट से पहले, यानी कि स्थान पक्ष से पहले। अगले सवाल देखते हैं। मुख्य वर्ग जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान में उभयनिष्ठ पक्ष कॉमन फेसेट क्या होता है? तो इसमें आपका कॉमन फेसेट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रॉब्लम फेसेट, यानी कि समस्या पक्ष। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य वर्ग ट्रायंगल आध्यात्मिक ज्ञान एवं रहस्यवाद का क्रमिक मूल्य ऑर्डिनल वैल्यू किन दो मुख्य वर्गों के बीच पड़ता है? सो ये इसका जो ऑर्डिनल वैल्यू है ये पड़ता है उपयोगी कलाएं तथा ललित कलाएं, यानी कि यूजफुल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स। अगले सवाल को देख लेते हैं। मुख्य वर्ग ग्रंथालय विज्ञान की अनुसूची में पदार्थ पक्ष मैटर फेसेट कहाँ से लिया जाता है? तो मैटर फेसेट जो है वो जनरेलिया से लिया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किस मुख्य वर्ग में प्रमाणिक वर्ग कैनोनिकल क्लासेस नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, बी गणित, एम यूजफुल आर्ट्स, सी भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, एंड एल औषधि विज्ञान, यानी कि तो हमारा आंसर हो जाएगा एल औषधि विज्ञान। ठीक है, और
अगला सवाल देख लेते हैं। मुख्य वर्ग इतिहास वी की अनुसूची में V19 क्या है? तो मुख्य वर्ग वी की अनुसूची में V19 जो है वो होस्ट क्लास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य वर्ग गणित बी से लेकर उपयोगी कलाओं एम तक किस वृहत वर्ग ब्रॉड क्लास के उप विभाजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेचुरल साइंस। कौन सा मुख्य वर्ग सीसी की अनुसूची में उल्लेखित सभी मुख्य वर्गों को दो भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर है बी, आध्यात्मिक ज्ञान एवं रहस्यवाद, जिसका सिंबल है ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य वर्ग इतिहास वी में व्यक्तित्व पक्ष कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वी में व्यक्तित्व पक्ष जो है स्थान एकल सारिणी से प्राप्त किया जाता है, यानी कि स्पेस से। अगला सवाल देख लेते हैं। इंजीनियरिंग गणित विषय किस प्रकार के दशा संबंध का उदाहरण है? तो इंजीनियरिंग का जो गणित होता है वो किस तरह का दशा संबंध है? सो वो बायस रिलेशन होता है वहां पे। ठीक है, यानी कि दृष्टिकोण संबंध, बायस रिलेशन। जंतु विज्ञान के पक्ष सूत्र में P2 कहाँ से लिया जाता है? तो जंतु विज्ञान में P2 जो है वो औषधि विज्ञान से लिया जाता है, यानी कि L से लिया जाता है। ये सब ज़्यादातर सीसी की बात हो रही है यहाँ पे। अगले सवाल देख लेते हैं। किसी पुस्तक का शीर्षक ग्रंथालय विज्ञान का इतिहास हो तो यह किससे संबंधित शीर्षक है? तो ये हो जाएगा सामान्य एकल से संबंधित। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीसी के अनुसार शीर्षक मादक पदार्थ की आदतें किस मुख्य वर्ग से संबंधित है? सो मादक पदार्थ की आदतें जो हैं वो समाजशास्त्र वाई से संबंधित है, यानी कि सिविक्स से संबंधित है। किसी भी मुख्य वर्ग में P2 क्या प्रदर्शित करता है? सो P2 प्रदर्शित करता है सेकेंड लेवल पर्सनैलिटी। ठीक है, और किसी भी मुख्य वर्ग में 2P क्या प्रदर्शित करता है? तो 2P जो प्रदर्शित करता है वो सेकेंड साइकिल ऑफ पर्सनैलिटी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह विधि जो किसी वर्गांक को वर्णों की सहायता से तीक्ष्ण करती है उसे कौन सी विधि कहते हैं? वह विधि जो किसी वर्गांक को वर्णों की सहायता से तीक्ष्ण करती है, शार्पन करती है, तो उसको हम बोलते हैं अनुवर्णिक विधि, यानी कि या फिर डिस्क्रिप्टिव मेथड। अगला प्रश्न है। वर्गीकरण की दृष्टि से वह देश जहां पर ग्रंथालय स्थित है और वहां पर वर्गीकरण कार्य किया जा रहा है, तो स्थान एकल की सारणी स्पेस आइसोलेट में उस देश को क्या कहेंगे? तो उस देश को हम बोलेंगे मदर कंट्री। अगला प्रश्न है। किसी मुख्य वर्ग में किसी पद्धति अथवा प्रणाली को दर्शाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर वर्गांक बनाया जाता है? तो इसके लिए क्रोनोलॉजिकल मेथड का उपयोग किया जाता है, यानी कि कालक्रमिक विधि। अगला प्रश्न है। सीसी में वर्गीकरण, प्रलेखन, शल्यक्रिया, रेडियोथेरेपी आदि पद कौन सा पक्ष प्रदर्शित करते हैं? तो ये सब कौन सा पक्ष प्रदर्शित करते हैं? ये सब एनर्जी फेसेट, यानी कि ऊर्जा पक्ष। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय ग्रंथालय अपने ग्रंथों के वर्गीकरण के लिए सीसी का प्रयोग नहीं करता है? तो इसका आंसर है आगरा विश्वविद्यालय। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन फिलहाल आज के टाइम के हिसाब से, बट स्टिल हमारे पास दिया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। बाकी नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन है। श्रृंखला प्रक्रिया क्या है? तो श्रृंखला प्रक्रिया, आपको याद होगा कि मेरी जो सब्जेक्ट फॉर्मेशन वाली वीडियो है उसमें मैंने इनके बारे में बात की है। और यहाँ पे श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, इसका आंसर हो जाएगा विषय शीर्षक प्राप्त करने की विधि, यानी कि ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रृंखला प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? तो चेन प्रोसीजर का आविष्कार जो है वो रंगनाथन ने किया था। डॉक्टर रंगनाथन की श्रृंखला प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? ये कार्यान्तरिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला प्रक्रिया किसकी सहायता से अग्रेसित होती है? तो ये होती है विभिन्न कड़ियों की सहायता से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है। श्रृंखला प्रक्रिया में मिथ्या कड़ी कौन सी होती है? तो मिथ्या कड़ी होती है जो किसी दशा संबंध यानी कि कंडीशनल रिलेशन या कंजंक्शन साइन पर एंड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो किसी दशा संबंध तथा संयोजी चिन्ह पर समाप्त होती है। कंडीशनल रिलेशन और एंड कंजंक्शन साइन। ओके, अगला प्रश्न है। श्रृंखला प्रक्रिया में लुप्त कड़ी कौन सी होती है? तो श्रृंखला प्रक्रिया में लुप्त कड़ी होती है जिस पर कोई विषय ना हो। ठीक है, प्रसूचीकरण किसे कहते हैं? तो प्रसूचीकरण कहते हैं प्रसूची संहिता के अनुसार प्रविष्टियां बनाना, यानी कि कैटलॉगिंग कोड के अकॉर्डिंग एंट्रीज बनाना। प्रसूचीकरण के नियम सर्वप्रथम किसने बनाए थे? प्रसूचीकरण के नियम सर्वप्रथम जो है वो C.A. कटर ने बनाए थे।
अगला प्रश्न है कटर्स रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1876 में। अगला सवाल है रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग नामक पुस्तक के राइटर थे सीए कटर। ओके। अगला प्रश्न है मार्गरेट मान का नाम मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? तो मार्गरेट मान का नाम जो है वो प्रसूचीकरण से जुड़ा हुआ है। सेमर लुबेटस्की किस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सेमर लुबेटस्की जो हैं वो कैटलॉगिंग के फील्ड में अपना योगदान देने के लिए फेमस हैं। प्राइमर ऑफ कैटलॉगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएम नॉरिस। अगला प्रश्न है प्री नेटल सूचीकरण के जन्मदाता कौन है? तो प्री नेटल सूचीकरण जो है वो हमारे रंगनाथन सर की दी हुई है। प्री नेटल सूचीकरण का अर्थ क्या होता है? प्री नेटल सूचीकरण का अर्थ होता है स्रोत स्थल पर सूचीकरण। मतलब जब बुक प्रिंट हो रही है ना तो प्रिंट में टाइटल पेज पे ऑलरेडी उसका कैटलॉग रेडीमेड आ जाए, तो सोर्स स्थल पर सूचीकरण, कैटलॉगिंग एट द सोर्स। सहभागी सूचीकरण शेयर्ड कैटलॉगिंग किसने प्रारंभ किया? सहभागी सूचीकरण शेयर्ड कैटलॉगिंग जो है सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। एनपीएसी योजना किससे संबंधित है? तो ये यूनियन कैटलॉग से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्रंथालयों में अधिकतर प्रसूची कौन सा बाह्य स्वरूप उपयोग किया जाता है? तो ये पत्रक सूची का स्वरूप बाह्य स्वरूप उपयोग किया जाता है, यानी कि कार्ड कैटलॉग। पत्रक स्वरूप प्रसूची का प्रादुर्भाव किस देश में प्रारंभ हुआ? तो फ्रांस में प्रारंभ हुआ। कौन से सन में पत्रक प्रसूची का प्रथम बार पदार्पण हुआ? 1743 में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है शीफ सूची, शीफ कैटलॉग का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ? तो शीफ कैटलॉग का प्रादुर्भाव जो है वो पोलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है मुद्रित सूची प्रिंटेड कैटलॉग का सर्वप्रथम किस ग्रंथालय ने श्री गणेश किया? तो इसको किया था सबसे पहले ब्रिटिश म्यूजियम ने। प्रिंटेड कैटलॉग सूची प्रसूचीकरण हेतु पुस्तक का कौन सा पृष्ठ विवरण प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत माना जाता है? तो इसका जो टाइटल पेज होता है यानी कि मुख्य पृष्ठ होता है उसी को सबसे उत्तम माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है। प्रसूचीकरण के सूत्र का प्रादुर्भाव किसने किया? प्रसूचीकरण के सूत्र का प्रादुर्भाव मिस्टर ह्यूम ने किया था। अगला प्रश्न है सूचीकरण का प्रचलन उपसूत्र कैनन ऑफ करेंसी किससे संबंधित है? तो कैनन ऑफ करेंसी जो है वो कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। मितव्ययिता सिद्धांत लॉ ऑफ पार्सिमनी बल देता है, किस पे बल देता है? संपूर्ण बचत यानी कि सेविंग ऑफ मनी, ओके, मनी एंड टाइम। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित सूचीकरण का अंतिम सूत्र क्या था? तो रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित सूचीकरण का अंतिम सूत्र यानी कि इसका था प्रत्याह्वान मूल्य उपसूत्र, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे विड्रॉल वैल्यू, कैनन ऑफ विड्रॉल वैल्यू। ठीक है। अगला प्रश्न है जब किसी पुस्तक के लेखक का नाम ज्ञात ना हो तो उस पुस्तक को क्या कहते हैं? तो उसको हम एनोनिमस बोलते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित सूचीकरण से संबंधित नवीनतम उपसूत्र कौन सा है? तो नवीनतम उपसूत्र जो है वो है कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उपसूत्र द्वारा समानार्थकता की समस्या का निवारण किया जा सकता है? समानार्थकता का निवारण जो है वो किया जा सकता है व्यष्टिकरण उपसूत्र से, यानी कि कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। शीर्षक के चयन हेतु निम्न में से किस उपसूत्र पर निर्भर रहना पड़ता है? शीर्षक के चयन हेतु कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी यानी कि निर्धारिता के उपसूत्र पे निर्भर रहना पड़ता है। निम्न में से कौन सा उपसूत्र संलेखों के व्यवस्थापन से संबंधित है? संलेखों के व्यवस्थापन से संबंधित जो है वो होगा कैनन ऑफ प्रीपोटेंस यानी कि प्रबलता का उपसूत्र। पुनर्स्मरण मान के उपसूत्र का संबंध किससे है? तो इसका होगा कैटलॉगिंग से रिलेशन, यानी कि कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। एएलए कोड का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो एएलए कोड का प्रथम संस्करण जो है वो 1893 में पब्लिश हुआ था। प्रसूचीकरण हेतु एंग्लो अमेरिकन कोड सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो एएलए कोड का प्रथम संस्करण अगला प्रश्न देखते हैं एएलए कोड का सर्वप्रथम प्रथम संस्करण का प्रकाशित। अगला प्रश्न देखते हैं एएलए कोड का
प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ये 1893 में प्रकाशित हुआ था। प्रसूचीकरण हेतु एंग्लो अमेरिकन कोड सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? ये 1908 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है सीसीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो सीसीसी का प्रथम संस्करण जो है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। AACR किस सन में संस्थापित किया गया? AACR जो है वो 1908 में स्थापित किया गया था। AACR 1 कब अस्तित्व में आया? AACR 1 जो है वो 1967 में अस्तित्व में आया। AACR 1 में किन संगठनों ने हिस्सा लिया? तो AACR 1 में BLA, ALA, LC, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन संस्थाओं ने भाग लिया था। ठीक है। AACR 1 में निम्न में से कौन सा संगठन नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसमें इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जुड़ा हुआ नहीं है इन चारों में से। AACR का विस्तृत रूप क्या होता है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा राष्ट्रीय ग्रंथालय AACR 1 से जुड़ा हुआ है? तो भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय, ब्रिटिश म्यूजियम, स्टेट लैंड लाइब्रेरी या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला सवाल है AACR 2 कब अस्तित्व में आया? AACR 2 1978 में अस्तित्व में आया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, AACR 2R कब प्रकाशित हुआ? तो AACR 2R 1988 में पब्लिश हुआ था। CCC के वर्ग निर्देशी संलेख CIES किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट एनालिटिको, यानी कि विषय विश्लेषक संलेख। CCC के अनुसार मुख्य संलेख के अग्र अनुच्छेद लीडिंग सेक्शन में निम्न में से क्या अंकित किया गया है? तो लीडिंग सेक्शन में जो है वो क्रामक संख्या, यानी कि CCC के लीडिंग सेक्शन में क्रामक संख्या को अंकित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, CCC के अनुसार वर्ग निर्देशी संलेख के निर्देशी अनुच्छेद डायरेक्टिंग सेक्शन में अंतिम पंक्ति में क्या अंकित किया गया है? तो CCC में जो अंतिम पंक्ति में स्पेशली इन डायरेक्टिंग सेक्शन क्लास नंबर को अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, जब संलेख निर्माण के लिए सूचना पुस्तक से के बाहर से ली जाती है तब AACR 2 के अनुसार यह सूचना लिखी जाती है। इसको हम जब इंफॉर्मेशन हम बाहर से लेते हैं तो हम इसको बड़े ब्रैकेट्स में लिखते हैं। CCC के अनुसार निम्न में से कौन सी वैश्लेषिक संलेख एनालिटिकल एंट्री नहीं होती है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा माला विश्लेषिक। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, CCC में मुख्य संलेख तथा अंतर विषयी संलेख क्या कहलाती है? CCC में मुख्य संलेख तथा अंतर विषयी संलेख जो है वो वर्गांक संलेख यानी कि क्लास कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, किसी ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर यदि लेखकों में से केवल संपादक का नाम दिया गया हो तो AACR 2 के अनुसार मुख्य संलेख का शीर्षक क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रंथ की आख्या यानी कि टाइटल। जब संपादक के अलावा किसी का भी नाम ना दिया गया हो तो आंसर रहेगा ग्रंथ की आख्या। अगले सवाल पे चलते हैं, AACR 2 में सामयिक प्रकाशन पीरियडिकल्स किस नाम के अंतर्गत प्रविष्ट किए जाते हैं? तो ये सामयिक प्रकाशन का शीर्षक, तो जो टाइटल होता है उसी के अंडर में इसको पब्लिश किया जाता है। वर्गीकृत सूची क्लासिफाइड कैटलॉग के वर्गीकृत भाग में ग्रंथ से संबंधित कौन कौन सी संलेख सम्मिलित की जाती हैं? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुख्य संलेख तथा अंतर विषय इंटरडिसिप्लिनरी संलेख। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पुस्तकों के सूचीकरण के लिए भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय कौन सी सूची संहिता का उपयोग करता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ग्रंथालय है वो AACR 1 के अकॉर्डिंगली कैटलॉगिंग करता है। CCC के अनुसार HS शर्मा को किस प्रकार वर्ण किया जाएगा? CCC के अनुसार HS शर्मा को शर्मा ब्रैकेट में HS डॉट यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, CCC के अनुसार मुख्य संलेख के सूची पत्रक पर संकेत ट्रेसिंग कहाँ की जाती है? सो उस पर ट्रेसिंग जो है पत्रक के पीछे दाएं हिस्से में की जाती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पुस्तक के 4 लेखक हों तो AACR 2 के अनुसार मुख्य संलेख किसके अंतर्गत निर्मित की जाएगी? तो AACR 2 के अनुसार जो मेन एंट्री है वो टाइटल के अंदर आख्या के अंतर्गत निर्मित की जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, CCC में समष्टि निकाय शासन के विभिन्न अंगों को अलग अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अलग अलग करने के लिए? इसमें प्रयोग किया जाता है अर्धविराम।
अगला प्रश्न है, यदि किसी पुस्तक के लेखक का नाम बाह्य स्रोत से लिया जाए, यदि किसी पुस्तक के लेखक का नाम बाह्य स्रोत से लिया जाए तो यह सीसीसी के अनुसार किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर किसी पुस्तक के लेखक का नाम बाह्य स्रोत से लिया जाएगा तो उसका नाम जो है वो सीसीसी के अनुसार बड़े ब्रैकेट्स में, बड़े कोष्ठक में लिखा जाएगा। किसी लेखक द्वारा अपनी पहचान छुपाने हेतु यदि कोई दूसरा नाम पुस्तक पर अंकित किया जाता है तो उस नाम को प्रसूचीकरण में क्या कहते हैं? अगर कोई दूसरा नाम अंकित किया जाता है तो उस नाम को हम छद्म नाम यानी कि सूडोनेम बोलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा छद्म नाम सूडोनेम है? तो सूडोनेम जो है वो प्रेमचंद है, क्योंकि प्रेमचंद जी का असली नाम प्रेमचंद नहीं था। अगला सवाल है, किसी पुस्तक का भौतिक विवरण संलेख में क्या कहलाता है? तो किसी पुस्तक का भौतिक विवरण संलेख में इम्प्रिंट कहलाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।